नमस्कार दोस्तों। एम की परीक्षा के लिए या अन्य क्लास टू की परीक्षाओं के लिए 2024 में स्पेशल 30% आयोजित किए गए थे। उनमें राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उसका इन वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उन सवालों से। ये सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ एएन में पूछे गए हैं, कुछ एएमई में पूछे गए हैं, कुछ एपीओ में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम लेने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वीडियो से, यानी पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इन हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। यह काफी प्रचलित सवाल है कि भारतीय राज्यों को कुल 3 वर्गों में क, ख और ग राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इसका उचित जो जवाब होगा वो होगा भाग 3। नहीं, यहाँ पर जो ये भाग 3 है, भाग 3 मतलब 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। राजभाषा नियमों के अनुसार दादरा और नागर हवेली को किस क्षेत्र के अंतर्गत में रखा जाता है? तो आपको इसके लिए भाग क, भाग ख और भाग ग में जिन राज्यों को वर्गीकृत किया गया है उनको आपको ध्यान रखना होगा। खासतौर पर आप अगर भाग ख के राज्यों को विशेष तौर पर ध्यान रखें तो आपको इनको पहचानने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली, इन सभी को भाग ख की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके अनुसार से इसका जवाब होगा कि इन्हें ख श्रेणी के अंतर्गत में रखा गया है। सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर, सेंट्रल हिंदी कमेटी जो होती है वो किसके अंतर्गत में काम करती है? तो केंद्रीय हिंदी समिति गृह मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करती है। तो उसका जवाब होगा ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला सवाल देखें, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो संसदीय राजभाषा कमेटी का गठन 1976 में किया गया था और इसी वर्ष राजभाषा नियम भी जारी हुआ था। इसलिए आपने ध्यान रखेंगे कि राजभाषा नियम 1976 और संसदीय राजभाषा समिति भी 1976। प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? तो जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए होता है और इसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं या वरिष्ठ ऑफिसर होते हैं उन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिटी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी 4 हिंदी पाठ्यक्रम कौन है? जुलाई 2024 तक ये चारों पाठ्यक्रम जारी किए गए थे राजभाषा विभाग के द्वारा, लेकिन 2024 से 2025 वाला जो कार्यक्रम भी जारी हुआ है उसमें कुल 3 ही पाठ्यक्रम जारी हुए हैं। तो उस समय चूंकि 4 पाठ्यक्रम जारी किए गए थे तो उनमें चारों पाठ्यक्रम का नाम था प्रबोध, प्रवीण, प्राग और पारंगत। अभी जुलाई 2024 के बाद जो पाठ्यक्रम जारी हुए हैं उसमें पारंगत को नहीं दिया गया है। तो कुल 3 ही पाठ्यक्रम इस साल निर्धारित किए गए हैं। विच ऑफ द एम्प्लॉय विद मदर टंग एज फॉलोइंग विल बिलोंग्स टू द स्टेट क्लासिफाइड अंडर द सी। अब इसमें सबको पहचानना है। जैसे कि ऑप्शन 1 में अगर देखें मराठी, कन्नड़, बंगाली और तेलुगु, ये है। तो चूंकि मराठी है ये ग्रुप बी में है महाराष्ट्र, तो ये नहीं हो सकता सी में। दूसरे में गुजराती और तीसरे में भी गुजराती है, तो ये गुजरात है, ये भी ग्रुप बी में आता है, ये भी नहीं हो सकता। अतः इसमें जो चौथा ऑप्शन है बंगाली, उड़िया, कन्नड़ और असमीज, ये इसका सही जवाब है। तो ग्रुप सी में सिर्फ जो चौथे ऑप्शन में से सभी के सभी हैं वो सभी ग्रुप सी में आते हैं, बाकी में मिले जुले हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत परिभाषित ग श्रेणी के केंद्र सरकार के एक कार्यक्रम को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है? तो जो भी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ग्रुप सी का कर्मचारी है उन्हें प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रवीण पाठ्यक्रम उनकी ट्रेनिंग होना उनकी आवश्यक हो जाती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विद 60% और मोर बट लेस देन 70%? अगर आप प्रबोध पास करते हैं और अगर 60% से अधिक और 70% से कम मार्क्स अगर आपको आता है तो आपको कितने रुपए की नगद राशि आपको प्रदान की जाएगी? तो इसमें जो पुरस्कार की राशि मिलती है वो मिलती है 800 रुपये।
आप इन सभी पुरस्कारों की राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप राजभाषा विभाग की साइट पर जा सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाना चाह रहा हूँ, ये राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रबोध में कितने अवार्ड दिए जाते हैं, प्रवीण में किस किस कंडीशन में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, प्राज्ञ में कौन से दिए जाते हैं, हिंदी शब्द संसाधन या हिंदी टंकक में दिए जाते हैं, हिंदी आशुलिपिक में दिए जाते हैं, और निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएं पास करने पर एक मुश्त जो पुरस्कार की राशि दी जाती है वो निम्नलिखित है। वापस आते हैं अगले सवाल पर। रेलवे की तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम। ये बहुचर्चित सवाल है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेलवे के तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए जो दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत में दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत में दी जाने वाली पुरस्कार की राशि 3,000 रुपये होती है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी करने का लक्ष्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 और 3 के अंदर दस्तावेज, जो 14 दस्तावेज आते हैं, वो सभी द्विभाषी जारी होने चाहिए। तो जब उसे अंग्रेजी में जारी किया जाएगा तो उसे हिंदी में भी जारी किया जाना आवश्यक है। अतः इसका जवाब होगा 100%। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप इसके दोनों आंसर याद रखें। जब वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो भी, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो भी। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसका जवाब होगा 10 जनवरी। 10,000 शब्दों की पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों के मूल्यांकन के लिए गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को कितना अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है? यानी कि जब 10,000 शब्दों की जो कंपटीशन की जाएगी तो उसमें जो गैर हिंदी भाषी कर्मचारी मिलेंगे उनको अतिरिक्त, उनको वेटेज दिया जाएगा और उन्हें 20% का अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है उनकी मार्किंग में। तो इस प्रकार ये हो गए एईएन में अभी जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को हमने इसमें से लिया है। अब हम आगे दूसरा एएसटी के सवालों को इसी में हम आगे लेते हैं। लीजिए, एएसटी में पूछे गए सवालों को। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का पास हुआ था। यह गजट जो जारी हुआ था उसके राइट साइड में ये लिखा हुआ रहता है। सामान्यतः आप नेट पर सर्च करेंगे तो ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन जब से गजट आप डाउनलोड करेंगे तो गजट के राइट साइड में लिखा रहता है उसके जारी करने की तारीख। वहां पर लिखा हुआ है 10 मई 1963। तो इसका जवाब होगा 10/5/1963। अभी यह सवाल पुनः आया था कुछ देर पहले ही कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान सभा ने दर्जा दिया था, 14 सितंबर 1949 को। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? कुछ राज्य वैसे हैं जिनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राजभाषा नियम अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई? राजभाषा अधिनियम 1963 की बाकी धाराएं तो लागू हो गई थी, और धारा 3(3) के जो इसमें जो तीसरा उपधारा थी उसे लागू की गई थी बाद में। वो लागू की गई थी 26 जनवरी 1965 को लागू की गई थी। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं? तो संविधान के कुल 3 भाग वैसे हैं जिनमें कि राजभाषा से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई है। भाग 5, भाग 6 और भाग 17। तो यह भाग 17 में है, जिसमें 343 से 351 अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई है। एक सवाल आया था कि किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है, और ये सवाल को डिलीट करना पड़ा था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही थे। इसमें तेलंगाना और बिहार में भी उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो दिया हुआ है ही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो चूंकि इसके 2 आंसर सही 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध है, जो शुरुआत में 14 थी और बाद में अलग अलग समय पर इनमें से 8 भाषाएं और जोड़ी गई। यह सवाल भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इस सवाल में जो पूछ दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, तो एक्चुअली में इसमें पॉलिसी नहीं थी। जो भाग 5 है जिसमें अनुच्छेद 120 है, तो 120 अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 120 में इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट में भाषा क्या होगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया है, और जब सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए कि पार्लियामेंट में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो कहाँ पर उसकी चर्चा की गई है, तो संविधान के भाग 5 में चर्चा की गई है और उसका अनुच्छेद है 120।
210 अनुच्छेद जो है वो भाग 6 में है और वो विधानसभा के बारे में है। 343 से लेकर 351 तक का अनुच्छेद भाग 17 में है। राजभाषा नियम कब पारित किया गया? कुछ में मैंने पहले राजभाषा के बारे में बात किया था तो बताया था कि राजभाषा नियम 1976। तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किया गया था। संसद की जो राजभाषा समिति होती है उसकी कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है? तो रेल संसदीय राजभाषा समिति की जो 3 उप समितियां होती है उसमें दूसरी उप समिति है वह रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम तो सबसे जो नीचे में होगा वही होगा, यानी कि प्रबोध होगा, क्योंकि 3 भाषाएं हैं। सबसे जो निम्न स्तर की है यानी कि सबसे इजी वाली है वो प्रबोध है, फिर प्रवीण है, फिर प्राज्ञ है और तब जाती थी पारंगत हुआ करती थी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री इसके केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होंगे। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो चूंकि राजभाषा गृह मंत्रालय के अधीन में आता है इसलिए गृह मंत्रालय ही इसका वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम क्या है? ये सवाल चूंकि पिछले साल का है तो उसमें जो पाठ्यक्रम जैसा बताया था मैंने कि पारंगत चालू किया गया था, तो पारंगत उसमें उसका सही जवाब होगा। इस वर्ष जुलाई 2024 से जुलाई जो जून 2025 तक का जो कोर्स है इसमें पारंगत वाले कोर्स को नहीं ऐड किया गया है। जब आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो नए साल के पाठ्यक्रम में पारंगत कोर्स को नहीं दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कहानी उपन्यास लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। आप इसे वैसे भी याद रख सकते हैं कि कहानी सम्राट के नाम से या उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, प्रेमचंद पुरस्कार। तो इस प्रकार हमने ये एएसटी में पूछे गए राजभाषा के सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। अब हम इसके बाद अगले की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला होगा वो होगा एएमएम में पूछे गए सवालों को। तो एमएम सवाल को पूछ के ले चलते हैं। दीजिए, ये आ गया आपके एएमएम में हिंदी में पूछे गए सवाल को। पुनः सवाल रिपीट हो रहे हैं। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हिंदी हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? तो आप ये ध्यान रखें कि ये सवाल अक्सर ही पूछा जा रहा है, तो इन सवालों में गलतियां ना हो इसलिए इन सवालों को विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक याद रखें। ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर जो राजभाषा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। और जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे बीजी खेर। तो बीजी खेर थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर जो राजभाषा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्लीज सी द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिलो। डोंगरी, कोंकणी, संथाली और मणिपुरी। तो इनमें से ये इनसे संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। जब सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो एक्चुअली ये पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची का कौन सा हिस्सा है। तो डोंगरी, कोंकणी और संथाली, मणिपुरी ये सभी इसके हिस्से हैं। अतः इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर पोएट्री वर्क। ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है पोएट्री वर्क के लिए। तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त एक महान कवि थे, उन्हीं के नाम पर ये पोइट्री का पुरस्कार दिया जाता है। तो इनका जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। होम मिनिस्ट्री जो अवार्ड देती है, होम मिनिस्ट्री अवार्ड्स इन केस ऑफ एम्प्लॉय हु राइट एट लीस्ट हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ हिंदी ड्यूरिंग ऑफिशियल वर्क इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक वर्ष के अंतर्गत में उसने अगर कितने कम से कम वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे अवार्ड दिया जाता है। तो इसके लिए कम से कम जो वर्ड लिखने हैं वो लिखने हैं। इसमें ये जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ये उपयुक्त इसमें से जवाब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है वो नायर इसमें से डिलीट कर दिया करती है। सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1960 डील विद है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध किससे है? तो यह राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा जो 4 है उसमें दिया गया है कि संसदीय राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। तो इसमें क्या जवाब होगा कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 राजभाषा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। कर्मचारी के लिए हिंदी का कार्य साधक ज्ञान किस नियम के अंतर्गत में परिभाषित किया गया है? तो राजभाषा नियम के अंतर्गत में, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत में उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में बताया गया है कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान,
तो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान जो दिया जाता है वह दिया गया है आपको 1976 के नियम 10 में। तो 10 में इस बात का वर्णन किया गया है कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान उसकी परिस्थिति में मिलेगा। और हिंदी में प्रवीण के लिए नियम संख्या 9 में वर्णन किया गया। तो 9 और 10 में दोनों बातों का वर्णन किया गया। नियम संख्या 9 में प्रवीण, हिंदी में प्रवीण के लिए दिया गया है, और इसमें हिंदी में कार्य साधक ज्ञान के लिए 10 में चर्चा की गई है। कौन सी समिति किसी मंत्रालय एवं विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो निश्चित तौर पर हिंदी सलाहकार समिति जो होती है वही हिंदी के प्रचार प्रसार की समीक्षा करती है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? तो ये द्विभाषी जारी किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? द टारगेट सेट फॉर कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम द ए टू सी, अगर ए क्षेत्र से सी क्षेत्र में अगर पत्राचार किया जाता है तो राजभाषा के रूप में कितना टारगेट सेट किया जाता है? तो 65% की क्षेत्र ए से क्षेत्र सी में जो भी पत्राचार किया जा रहा है उसका कम से कम 65% जो पत्र हो उसमें हिंदी भाषा का समावेश हो, यानी कि हिंदी भाषा में उसकी कॉपी जरूर भेजी गई हो। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा या उच्च परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है या उच्च परीक्षा भी हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया जाएगा, तो उसके हिंदी के ज्ञान को किस लेवल का माना जाएगा? तो हिंदी का उसका माना जाएगा प्राज्ञ लेवल का। यहाँ पर ध्यान रखना है, अक्सर इनमें कंफ्यूजन होने का डर रहता है कि कभी कभी हम प्रवीण से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे टॉप क्लास का जो हमारे प्रबोध, प्रवीण और प्राग ऊपर लेवल का है, तो इसे चूंकि हिंदी भाषा से ही उन्होंने पढ़ाई की है इसलिए इसे प्राज्ञ माना जाता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं? राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। इसी से मिलता एक सवाल आता है कि राजभाषा नियम 1963 में कितने सवाल हैं, तो उसमें सॉरी कितने रूल हैं? तो उसमें 9 रूल होते हैं। तो 1963 में 9 रूल होते हैं, 1976 में 12 रूल होते हैं। तो इस प्रकार हमने एएमए में पूछे गए सवालों को अभी सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं एपीओ से पूछे गए सवालों को। एपीओ में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज इन एडिशन टू द हिंदी लैंग्वेज में ऑल्सो बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है? ऐसा वर्णन किया गया है भाग 17 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 343। इसमें इस बात की चर्चा की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी? तो इनमें जो चर्चाएं दी गई है, जो कथन दिए गए हैं, उन कथन को पढ़ते हैं। क्षेत्र ए और क्षेत्र बी में स्थित कार्यालयों के नाम प्लेट, रबड़ स्टाम्प, लेटर हेड और लोगो ये सभी द्विभाषी रूप में होंगे, ये भी सही है। क्षेत्र सी में नाम प्लेट, रबड़ स्टाम्प और लेटर हेड लोगों को त्रिभाषीय रूप में तैयार किए जाएंगे, यानी कि वहां पर तो हिंदी अंग्रेजी रहेगी, वहां पर एक लोकल भाषा भी रहेगी। रीजन ए और रीजन बी में कार्यालयों में रखे गए रजिस्टर और सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जानी चाहिए, क और ख क्षेत्र में। और जो ग क्षेत्र होता है, ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा बनाए गए जो रजिस्टर्स हैं उनमें सेवा पुस्तिका में जो प्रविष्टियां हैं जहां तक संभव हो सके अंग्रेजी में की जानी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा के लोग हिंदी क्षेत्राधिकार में नहीं आ पाते हैं, उनकी लोकल भाषाएं दूसरी होती है, तो वहां पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। तो वहां पर अंग्रेजी भाषा में वो प्रविष्टियां कर सकते हैं। तो इसमें जो उपयुक्त जवाब है, करेक्ट आंसर है, तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 1, 2 और 3, जो 1, 2 और 3 है ये करेक्ट जवाब है, और यह जो है ऑप्शन 4 है ये रॉन्ग जवाब है। तो हमें इसमें से 1, 2 और 3 हमारा सही जवाब आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी लेंदी रहते हैं, समय इनमें ज्यादा वक्त यूज होता है। एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू पजेस प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। अगर हिंदी में प्रवीण माना जाएगा, प्रोफिशिएंट माना जाएगा, अगर उसने क्या किया है, किसी कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण मानने के लिए, प्राज्ञ की बात नहीं है, प्रवीण माना जाएगा, तो उसने निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर आप इसे जब राजभाषा नियम में आप जाएंगे तब आप इसमें से इस बात को आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा जवाब सही होगा। तो प्रवीण माने जाने के लिए उसमें मैट्रिकुलेशन या
इक्विवेलेंट जो हायर एजुकेशन है उसमें हिंदी माध्यम के रूप में एक भाषा विद हिंदी एज ए मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम अगर हिंदी रहा हो। दूसरा, या नहीं तो उसने डिग्री परीक्षा या डिग्री परीक्षा के समकक्ष या उच्चतर परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले रखा हो। और तीसरा, कि उसने ये घोषणा कर रखी हो कि इसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। तो ये तीनों कंडीशन में उसे प्रोफिशिएंसी और हिंदी उसे माना जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टिकल 348 के संबंध में क्या सही है। आर्टिकल 348 के संबंध में आपके बारे में इसमें से क्या सही है। तो इसमें कई जानकारियां दी गई है, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा कोई कानून नहीं पारित कर देती, तो उसमें 48 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। साथ ही साथ संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक अथवा उनमें प्रस्ताव के सभी संशोधन हिंदी में होंगे। संसद, अभी देखना है यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे क्या क्या आते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा, आपने देखा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक अथवा उनमें प्रस्तावित सभी संशोधन हिंदी में होंगे, ध्यानपूर्वक देखें। तीसरा है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनमें संशोधन अंग्रेजी में होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है कि परंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में अपना मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री आदेश को छोड़कर कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य भाषा को वो प्राधिकृत कर सकेंगे। और पांचवा इसमें दिया गया है कि उपरोक्त चार के अलावा प्रावधान के अंतर्गत क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के स्थित इलाहाबाद, जबलपुर, पटना और जोधपुर उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिकृत किया गया है। तो यहां पर आपने देखा था कि ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों कंट्राडिक्टरी थे, या तो हिंदी होगा या तो अंग्रेजी होगा। तो हिंदी वाला ये जो नियम है ये यहाँ पर अलाउ नहीं है कि सभी प्रस्ताव संशोधन हिंदी में होंगे, क्योंकि उसके दिया गया है कि उनमें जो प्रस्ताव संशोधन होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। Town official language implementation committee can be constituted in those cities of the country where there are how many numbers of more than an office's central government, fill in the blanks with the correct। सिंपली पूछा जा रहा है कि देश के उन सभी शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है जहां पर केंद्र सरकार के कितने या उससे अधिक कार्यालय स्थित हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालय अगर स्थित हैं तो यहाँ पर ऐसा नगर राजभाषा कार्य टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी को वहां पर स्थापित किया जा सकता है। फिर उसी से संबंधित एक सवाल और हमारे पास आ रहा है कि टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी के संबंध में कौन कौन से इसमें जो दिए हुए हैं वैल्यूज वो सही हैं, करेक्ट है। तो पहला दिया कि समितियों की अध्यक्षता उस शहर के में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक के द्वारा की जाती है, ये भी सही लग रहा है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का उद्देश्य देश भर में फैले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच तैयार करना है और राजभाषा नीति के कार्यक्रम में कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ये भी सही लग रहा है। समिति की बैठकें जो वर्ष में होती है 2 बार आयोजित की जाती है, 6-6 महीने पर की जाती है। और आखिर में दे रहा है कि समिति में एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जाती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि नगर राजभाषा कार्यान्वयन की बैठकें साल भर में सिर्फ 2 ही बार होती है। तो इसलिए इसमें हम चौथे नंबर वाला ऑप्शन को गलत मान लेंगे और बाकी के 1, 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे। स्पीकर इंडिपेंडेंट, यानी कि एक स्पीकर जो स्वतंत्र है। हिंदी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम दैट टेक्स स्पोकन एज डिजिटाइज इनपुट डिक्टेशन एंड गिव्स आउटपुट एज ए स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट इन अ लॉग और यूनिकोड इज कॉल्ड। एक मतलब हिंदी भाषण पहचान प्रणाली जो बोली जाने वाली भाषा को डिजिटाइज इनपुट के रूप में लेती है और टेक्स्ट को के रूप में उसे दिखाती है, आउटपुट देती है। तो सी डैक के द्वारा यह डिजाइन किया गया है जिसका नाम है श्रुत लेखन। जिस प्रकार आप गूगल वगैरह में आप बोल करके टाइप कर सकते हैं, उसी प्रकार सी डैक के द्वारा डिजाइन किया गया है श्रुत लेखन, यानी कि श्रुत यानी सुन करके उसका लेखन करती है। अगला है कि प्रशासनिक, वित्तीय एवं बैंकिंग, कृषि एवं उद्योग आदि के शब्दकोश हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, जिनकी मुख्य विशेषताएं हैं अर्थ और संबंधित जानकारी, द्विभाषी और द्विआयामी उच्चारण द्वारा शब्दकोश एवं खोजे गए शब्द की संबंधित जानकारी, यूनिकोड अनुरूप फॉन्ट को क्या कहते हैं। तो इस फॉन्ट को जो नाम दिया गया है वह, चूंकि आप देख रहे हैं कि डिक्शनरी के बारे में बात कर रहा है, तो ई महाशब्दकोश से नाम दिया गया है। इस प्रश्न में इस एपीयू के एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए थे वो काफी लेंदी करके पूछे गए थे, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं।
राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना से संबंधित इनमें से कौन सी जानकारियां सही है? क्या यह ज्ञान और विज्ञान आधारित विषयों पर रहता है, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना? यह फोरेंसिक विज्ञान, पुलिस, अपराध विज्ञान, अनुसंधान अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर निर्भर करती है? या इसमें संस्कृति, धर्म, कला और विरासत से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है, यानी इसमें पुरस्कार के इसी विषय पर अवार्ड दिया जाता है? या लॉ के फील्ड में दिया जाता है? तो इन सभी एरियाज में राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना को दिया जाता है, इसलिए सभी ऑप्शन इसके सही हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बारे में चर्चा की गई है? तो यह चर्चा की गई है अनुच्छेद 351 में, भाग 17 343 से 351 तक है, जिसमें 351 में इस बात को कहा गया है, किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ माना जाएगा यदि उसने निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो। तो किन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उसे कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा? मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, लग रहा है सही है। केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राग परीक्षा या किसी विशेष श्रेणी के पदों के संबंध में सरकार द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किए जाने पर उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतम परीक्षा पास कर रखी उसने। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों को सामान्यतः हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया माना जाएगा यदि वहां कार्यरत 80% कर्मचारियों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। और चौथा है कि यदि नियमों के संलग्न प्रपत्र में यह घोषणा कर देता है कि उसने ऐसा ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस इसमें सही हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शंस में अगर वो फुलफिल करता है तो उसे कार्य साधक के वर्किंग नॉलेज मान लिया जाता है। अब हमारे पास अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रीजन ए में नहीं आता है? तो आप अगर इसमें से देखें, जैसे मैंने आपको कुछ कुछ समय पहले बताया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली ये बी में आते हैं, तो आप यहीं से बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गुजरात जो है वो बी में आता है, तो ऑटोमेटिकली ए वाला आपका इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए में नहीं आता है गुजरात, इसका जवाब होगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा बी में आता है? तो बी में जो आता है उसके बारे में जो कोई सवाल इसमें दिया गया है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एवं नागर हवेली। तो देखिए सभी तो नहीं आते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते, ऑल ऑफ द ये ऑप्शन सही नहीं है। कर्नाटका को छोड़कर के बाकी सभी आते हैं, तो कर्नाटका को छोड़कर केरल भी हो गया, तो ये केरल तो बी में नहीं आता है। कर्नाटका और केरला को छोड़कर सभी आते हैं, तो कर्नाटका और केरला को अगर छोड़ दिया जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, तो ये हो सकता है, इसका जवाब होगा ये कि कर्नाटक और केरला को छोड़कर के इनमें दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें बाकी सभी ग्रुप बी में आते हैं, यानी कि रीजन बी में आते हैं। The high level committee constituted in various ministry or department with a view to rendering advice for proper implementation of the official language policy of the government is called। सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों में या विभागों में गठित उच्च स्तरीय समिति को क्या कहा जाता है? इन समितियों को हिंदी सलाहकार समितियां कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा हिंदी सलाहकार समिति। एक मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, राजभाषा विभाग द्वारा सीडैक के माध्यम से विकसित एक मेमोरी आधारित अनुवाद टूल है, जिसका उद्देश्य रहता है इस टूल में जिस कुछ नवीनतम सुविधाएं दी गई है, जैसे कि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, वॉइस टाइप आदि के साथ में इसे बेहतर बनाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका नाम रखा गया है कंठस्थ। जैसे नाम से मेमोरी आधारित अनुवादित टूल है, तो मेमोरी मतलब कि याद करना, याद से कंठस्थ, कंठस्थ कर लेना। तो इस प्रकार हमने एपीओ में संबंधित जो राजभाषा के सवाल थे उसको अभी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। हम आगे चलते हैं एओ में पूछे गए राजभाषा से संबंधित सवालों के लिए। ये रहे राजभाषा से संबंधित सवाल जो कि एओम की परीक्षा में इसी वर्ष 30% में पूछे गए थे, स्पेशल वाले में 2024 के। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? या जनरल ऑर्डर शामिल नहीं है, नोटिफिकेशन शामिल नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति शामिल नहीं है, या अभ्यावेदन? अभ्यावेदन के लिए उसे द्विभाषी होना आवश्यक नहीं है, अभ्यावेदन व्यक्ति अपनी भाषा में भी दे सकता है, तो अभ्यावेदन इसमें नहीं आती है। संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो नेपाली, उर्दू और सिंधी शामिल है, पर भोजपुरी शामिल नहीं है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा का विकास कुछ समय पहले हमने बात की थी, इसमें धारा अनुच्छेद 351 में, कि उसमें बताया गया है कि उसका प्रचार व प्रसार किया जाए। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? राजभाषा जैसा आप पढ़ेंगे तो इसको ढंग से अक्सर पढ़ा जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967।
तो आप इस ढंग से इसे याद रख पाएंगे कि 1967 में इसका संशोधन किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा संसदीय जो राजभाषा समिति होती है उसमें सदस्यों की, जो राजभाषा समिति में सदस्यों की संख्या होती है कुल 30, जिसमें होते हैं 20 राज्यसभा के और 10, 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें राज्यसभा के 10 सदस्य हो गए। राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? तो ख क्षेत्र में जो ना आने वाले हैं, तो गुजरात ख क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र ख क्षेत्र में आता है, तो छत्तीसगढ़ क क्षेत्र में आता है, इसे छत्तीसगढ़ इसका जवाब होगा। आरंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, बाद में उसमें 8 और जोड़े गए, और अभी वर्तमान में इसमें है कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी जब संविधान की शुरुआत में इसे लागू किया गया था। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पुनः यही सवाल आ गए हैं। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को दर्जा इसे दिया गया था। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करती है, इसलिए इसे गृह मंत्रालय ही जारी करता है। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, कुल 3 उप समितियां होती हैं, जिसमें दूसरी उप समिति जो होती है वह रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची का प्रावधान है? तो संविधान के 344 एक और 351 में ये 8वीं अनुसूची के संबंध में प्रावधान किया गया है। किस वर्ष नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो नेपाली को 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया था। रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेलवे के क्षेत्रीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि इसके महाप्रबंधक होते हैं, इसमें क्यों डिलीट किया गया है आई एम नॉट क्लियर। सो बाद में इस बात में चर्चा करेंगे, अगर आपसे कमेंट में इसका जवाब दे पाए तो आप अवश्य दें। राजभाषा नियम 1976 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो राजभाषा नियम 1976 जब पढ़ेंगे तो पहले ही इसमें लिखा रहता है तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है, तो तमिलनाडु पर ये क ख ग क्षेत्र लागू नहीं होता है, तो उनको किसी भी श्रेणी में इसे नहीं रखा जाता है। तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक लिखे जाने वाले पुरस्कार, ये पुनः ये सवाल आ रहा है, तकनीकी विषयों पर लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। वेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बार बार सवाल आ रहा है। इसे होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रचार प्रसार की संबंधी अनुपालनों की आवधिक निरीक्षण करती है, और वो होती है द्वितीय उप समिति। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत देश को भाषा के आधार पर कुल 3 वर्गों में बांटा गया है, क ख और ग क्षेत्र में। सेक्शन 7 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो होता है उसका सेक्शन 7 है, वह संबंधित है, हाई कोर्ट से। उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या राज्य की अन्य शासकीय भाषा में स्वैच्छिक के प्रयोग से। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पासिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? जब राजभाषा अधिनियम 1963 पास हुआ था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि शुरुआती में 10 साल के लिए ही हम इसको लागू किया गया था, तो 1965 के बाद से हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, उसके लिए प्रावधान लाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द, ये आपको इससे बात आ गई, क्या नाम है, भाषा का अनुवाद से संबंधित सवाल है। तो डिविजनल रेलवे मैनेजर को मंडल रेल प्रबंधक कहा जाता है, ड्राफ्ट को प्रारूप कहा जाता है, चार्जशीट को आरोप पत्र कहा जाता है, पर रेलवे कोच को रेलगाड़ी नहीं कहा जाता, उसे ट्रेन को रेलगाड़ी कहते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। इनमें से कौन सा सही अनुवाद नहीं किया गया है? अप्रूवल को अनुमोदन कहा जाता है, सैंक्शन को स्वीकृत कहा जाता है, सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र कहा जाता है, तो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को यहाँ पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कहा जाता है, चीफ यांत्रिक इंजीनियर सीएमई को कहते हैं। रेल कर्मी लेखकों द्वारा काव्य या गजल संग्रह लिखने हेतु, तो काव्य यानी काव्य में या कविताओं में मैथिली शरण गुप्त, ये याद रखें बिल्कुल ही। वर्तमान में 18वें जो शेड्यूल है, सॉरी 8th शेड्यूल जो है, उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो कुल 22 भाषाएं वर्तमान में उपलब्ध है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निर्धारित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका वर्णन किया गया है भाग 17 के 343 के उप अनुच्छेद 1 में। तो इस प्रकार इसमें राजभाषा संबंधित हमने ये भी सवाल सॉल्व कर लिए। अब चले हम एएफए में जो पूछे गए सवाल थे, इसमें भी सवाल मिलते जुलते काफी मिलेंगे हमें। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, और राजभाषा नियमों के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप रीजन ए में आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, किस राज्य में उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है? उर्दू का दर्जा जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल था, इसमें नहीं छोड़ा गया, सिर्फ जवाब को करेक्ट कर दिया गया है कि तेलंगाना और बिहार में, यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो कहा गया है
ये देखें आप, तेलंगाना, बिहार और जम्मू और कश्मीर, इन जगहों पर भी उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये किसी एक परीक्षा में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, दूसरी परीक्षा में संभवतः ऑब्जेक्शन ना होने के कारण ये जवाब सही रह गया है। पर यहाँ पर भी ये तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर और एक आता है उत्तर प्रदेश, इनमें उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। शुरुआत में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी। राजभाषा नियम 1976 को पारित हुए थे, और संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद ये हमेशा लॉ मंत्रालय मंत्रालय करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो अब ये देखिए, ये अलग अलग सवाल हैं। अगर जुलाई 2024 के पहले की बात किया जाए तो 4 पाठ्यक्रम निर्धारित थे, और जुलाई 2000 बाद की अगर बात की जाए तो अभी 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सबसे जो एलिमेंट्री कोर्सेज है उसका नाम है प्रबोध, उसके आता है प्रवीण, सॉरी, प्रबोध, प्रवीण, और सबसे वो टॉप में आती है प्राज्ञ। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और कौन सी समिति किसी विशेष मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार की हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो वो हमेशा हिंदी सलाहकार समिति होती है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। और भारत में नियमित हिंदी परीक्षा कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है। और रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी विषय पर मौलिक पुस्तक हिंदी लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो वह पुरस्कार का नाम है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो आपने देखा कि ये सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन सवालों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविता की पुस्तक लिखने वाले, ये भी बहुत फेमस सवाल है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से हमने कुल एएन, एएसटी, एएमई, एपीओ, एओएम और एएमई में, एएमई और एएफएम में पूछे गए सभी राजभाषा के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हमने रिवाइज किया है। उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपके लिए काम आएगा। आप आराम से इस वीडियो को चलाएं, देखें, और आराम पूर्वक बैठ करके आप सुन सकते हैं। इस ढंग से आप आसानी से इन सभी सवालों को सिर्फ एक वीडियो में रिवाइज कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।